हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रही है 5 जून से लेकर 23 जून के बीच में, तो इसी को टारगेट करते हुए आज की सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 75 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसा कि जीके जीएस का मिक्स टेस्ट सुबह 10 बजे होती है और टॉपिक वाइज क्लास शाम में 7:30 बजे होती है। तो इसमें एनटीपीसी एग्जाम में 2 पेपर होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। यानी साथी, जो पहला पेपर होगा आप सभी का वो CBT 1 होगा, जो कि 40 क्वेश्चन जीके रहेगा, 30 क्वेश्चन मैथ रहेगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा। यानी 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, प्लस साथी 90 मिनट आपको समय मिलने वाले इस पेपर को हल करने के लिए। जब साथी इस पहले पेपर को आप क्वालिफाइंग करते हैं तो CBT 2 पेपर देना होता है। सेम सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। जो जीके का 40 क्वेश्चन रहेगा ना, तो CBT 2 में बस क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, 50 क्वेश्चन हो जाएगी और 30 रीजनिंग की जगह भाई 35 हो जाएगी और 30 मैथ की जगह 35 हो जाएगी। बस यही सेम सिलेबस आपको पढ़ना है। तो पहले साथी आपको CBT 1 क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करें, चाहे साथ ही आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करें। पहला तो पेपर भाई देखिए CBT 1 जो होगा आप आराम से अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे। अभी तो केवल जो डेट आया है वो ग्रेजुएशन लेवल की आया है, जस्ट 2 से 3 दिन बाद हो सकता है कि दोस्त अंडर ग्रेजुएशन की भी एग्जाम डेट आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज साथी टॉप लेवल के 75 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी साथी 5 जून से लेकर 23 जून के बीच में एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपनी तैयारी को परखिएगा, ये पूरा सेशन देखिएगा, अति महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके बीच में और यहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 10 बजे होती है और शाम में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, आज सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1963 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर था? कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सिकरी था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार का अग्रदूत था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो वो आत्मीय समाज था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था 1867 में? कोई बता सकता है? मुंबई में किया गया था भाई। बताइए करेक्ट आंसर कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था 1867 में बम्बई में? बताइए। आर्य समाज की स्थापना तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। बताइए दोस्त, परफेक्ट आंसर देंगे सभी साथी। और धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था 1830 में। आप सभी साथी को बताना कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था 1867 में मुंबई में साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः किसके संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है? तो एशियाई शेरों की जो आबादी है मुख्यतः गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक के मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? तो अरोड़ा आसफ अली को। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। बंधन बैंक का गठन कब हुआ था? बंधन बैंक का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 2015 में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत के
किस विशेषता से संबंधित है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 243E है, पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो पंचायतों की अवधि से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 78 यानी अनुच्छेद 78 ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए। तो याद रखेंगे भारत के संविधान में 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करते हैं तो नदी में जो बनने वाले मोड़ हैं उनको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे मेंडर्स कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो केवल 2.3% यानी 2-3। याद रखिएगा ये ट्रिक हो जाएगा 2-3। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 1950 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष ये शुरू की गई थी? बताइए। सोच समझ कर राइट आंसर देंगे तो मेरे दोस्त 2012 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थलीय देवता की श्रेणी में आता है? तो कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थलीय देवता की श्रेणी में आता है? तो याद रखिए बृहस्पति आते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उसे साथ में याद करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, साथ ही चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी क्लास आएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी। ओके। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या रखा गया था? तो भाई INS विक्रांत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। नुआखाई एक कृषि या कटाई का त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? नुआखाई एक कृषि या कटाई का त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो उड़ीसा के लोगों के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो ऐसी कौन सी श्रेणी है जो कि हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो पीर पंजाल श्रेणी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। कोल इंडिया लिमिटेड कब अस्तित्व में आई थी? कोल इंडिया लिमिटेड कब अस्तित्व में आई थी? तो 1975 में आई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध किया था। सिंपल सा साधारण सा सवाल बनाइए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बस इस सवाल का राइट आंसर दे दीजिए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856 में। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। कांगड़ी भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? कांगड़ी भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है?
तो हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप जानते साथी 5 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से। बी ऑप्शन कुमाऊं हिमालय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो साथी 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट में आप सभी साथी अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो याद रखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में आता है? तो केंद्र सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में इनमें से कौन सा आता है? तो छावनी बोर्ड केवल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निम्नलिखित में से किसी व्यापक रूप से याद किया जाता है? ये तो भाई रिपीटेड सवाल हो गया है, शिफ्ट का सवाल इसलिए रिपीट हुआ है। तो अरोड़ा आसफ अली को। ऑप्शन सी अरोड़ा आसफ अली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी बना हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री का प्रमुख है? तो सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री का प्रमुख कौन है? तो महासचिव हैं। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है दोस्त? मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का है? मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय रेखा की पहचान कीजिए। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय रेखा की पहचान कीजिए। तो भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि साथ ही 2012 में स्टार्ट हुआ था और 2017 में समाप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। स्वामित्व योजना जो कि पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, कब शुरू की गई थी? स्वामित्व योजना जो कि पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, ये साथ ही स्टार्ट की गई थी 2021 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। बुढ़ाब, लांग और बैतरणी नदियों का उद्गम किस राज्य में है? बताइए, बुढ़ाब, लौंग और बैतरणी नदियों का उद्गम कहाँ पर भाई, किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम वायसराय था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा माउंटबेटन था। ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। गालो भाषा जो तानी भाषा परिवार से संबंधित है कहाँ बोली जाती है? बताइए, गालो भाषा जो तानी भाषा परिवार से संबंधित ये कहाँ पर बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है? बताइएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38।
भारतीय रिजर्व बैंक नैगोरे बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा किस वर्ष में पेश किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने गैरो बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा किस वर्ष में पेश किया था? तो याद रखिएगा 2011 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन याद करना है, प्लस हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करना है। याद रखिएगा रेलवे एग्जाम ऐसा है कि यदि आप साथ ही प्रीवियस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका 80 से 90% सवाल भाई यहीं से पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के। बिल्कुल मिलता जुलता जो भी आपका इस समय रेलवे एग्जाम कंप्लीट हुए हाल फिलहाल में, तो सारे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर के देखने को मिला था। तो सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जरूर हल किए, चाहे आप ग्रुप डी की देख लीजिए चाहे आरपीएफ की, क्योंकि जो ग्रुप डी में सवाल पूछा जाएगा वही आपका साथ ही आरपीएफ में आता है, वही आपका एनटीपीसी में, जो एनटीपीसी में सवाल पूछा जाता है वही आपका ग्रुप डी में, आरपीएफ में, टेक्नीशियन में ऐसे सवाल घूमता फिरता रहता है, नए सवाल नहीं आते हैं दोस्त, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र हिमालय की किन सीमाओं को चिन्हित करता है? बताइए। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भाई किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था? तो भाई अनुच्छेद 20 के ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो मिलावट है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर नहीं है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी दोस्त। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो याद रखिएगा मराठी नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों के बीच कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों के बीच कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो भाई याद रखिएगा सेकेरनी है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। मक्का किस देश में स्थित है? मक्का जो है ये किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रहे 1927 में हुई थी, ऑप्शन सी 1927 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइएगा 48 नंबर। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? रिक्सिया जो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रहे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। जैविक विविधता का मूल स्रोत क्या है? जैविक विविधता का मूल स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन है, ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 50। डैश अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो कौन भाई अल्प विकसित बच्चों को जन्म कौन देता है? तो जो कंगारू होते हैं ये साथी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप सभी साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, CaO में पानी मिलाने पर क्या यौगिक प्राप्त होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बताइएगा आप लोग। तो बुझा चूना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 52। जिंक के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निर्मित होती है? जिंक के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर
कौन सी गैस निर्मित होती है? तो भाई ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 53। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो याद रखिए क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 54। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तब इसकी स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है किस में बदल जाती है? तो भाई गतिज ऊर्जा में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 55। मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? तो बताइएगा साथी। तो याद रखिएगा वेर्मिलियोन है। डी ऑप्शन वेर्मिलियोन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 56। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग कौन सा है? एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा जो फूला भाग है वो क्या है? तो भाई याद रखिएगा अंडाशय होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 57। डैश सनवनी उत्तक वाले पहले स्थलीय पादप कौन थे भाई? तो ध्यान रहे साथी, जो टेरिडोफाइटा ये सनवनी उत्तक वाले पहले स्थलीय पादप थे। टेरिडोफाइटा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 58। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था भाई? वैज्ञानिक थे ये, तो 1884 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 59। डैश संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा भाई? तो आर्थ्रोपोडा है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 60। डैश एकल परमाणुक अणु का एक उदाहरण कौन सा है? एकल परमाणुक अणु का एक एग्जाम्पल कौन सा है? तो भाई ऑर्गन है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से आर्गन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 61। उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 62। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान क्या होता है भाई? बताइएगा आप लोग। तो याद रखिए 7 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 63। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको क्या कहते हैं? तो भाई अंतर संक्रमणीय तत्व बोलते हैं। ऑप्शन सी अंतर संक्रमणीय तत्व बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 64। Na2O एक कैसा ऑक्साइड है? Na2O एक कैसा ऑक्साइड है? तो भाई क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 65। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो भाई वेग कहलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दे रखा है? डैश किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो याद रखिए लाल कलर का, यानी रेड कलर का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 67। डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार कौन सा है? इकोलोकेशन का एक प्रकार कौन सा है? तो सोनार है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुने जिसमें 3 कच्चे हृदय हों। तो उस जीव को चुनना है जिसमें 3 कच्चे हृदय हों, वो कौन सा है? तो गिरगिट है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दे रखा है?
किस तत्व में गैर धातु गुण पाए जाते हैं, बताइएगा। किस तत्व में गैर धातु गुण पाए जाते हैं? तो याद रहे साथी, लिथियम में यानी Li में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 71। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा आप जानेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक में होगी, नेगेटिव में तो होगी नहीं भाई, यानी धनात्मक। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 72। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है वो क्या कहलाते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है वो क्या कहलाते हैं? तो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 73। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसके साथ सुपरिभाषित होता है? न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है किसके साथ सुपरिभाषित होता है भाई? तो केवल हल्का तत्व के साथ। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो डॉक्टर लालजी सिंह को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का बताएंगे आप सभी साथी। 75 नंबर। आतिशबाजी में पीले रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आतिशबाजी में पीले रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सोडियम का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। तो साथी फाइनली 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। तो बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर आज के सेशन से? सभी साथी बताएंगे आप सभी का कितना स्कोर है। टोटल 75 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर के हैं। ऐसे आपके सवाल पूछे गए थे, तो लगातार आपको तैयारी करना। आज 15 में हो चुका भाई, 5 जून से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, यानी आपके पास 20 दिन यहाँ से एग्जैक्टली है। तो ध्यान रहे साथी, अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए। पूरे प्रीवियस ईयर के सवाल को हल कर लेना हमें पेपर से पहले, तभी मज़ा आने वाला भाई पेपर में बैठने में। ओके, तो आप साथी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम में 7:30 बजे एक नई क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।